ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट राहुल तिवारी है एंड आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक के साथ डिफेमेशन। ओके, हाल में आपने एक बहुत ही चर्चित जजमेंट के बारे में सुना होगा, जिसमें राहुल गांधी को सज़ा भी हुई थी। अभी उस जजमेंट पे स्टे लगा हुआ है। जजमेंट है अभी जो स्टे लगाया था राहुल गांधी वर्सेस पुर्नेश मोदी जजमेंट है। तो डिफेमेशन अगर हम सिंपल अर्थ में समझे या उसका सिंपल मीनिंग क्या है कि किसी भी इंसान को डिफेम करना। डिफेमेशन सिंपली मीन्स टू डिफेम अ पर्सन और टू हार्म समवन्स रेपुटेशन। बट व्हेन वी रीड क्रिमिनल लॉ वी ऑलवेज गो बाय व्हाट इज रिटन इन द बेयर एक्ट। अब क्या होता है कि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए, वो ये करते हैं कि सबसे पहले उठा के वो किताब पढ़ लेते हैं कि और टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा किताब में क्या लिखा है और उस हिसाब से वो चलते हैं, जबकि एक तरीका गलत है। एक्चुअल तरीका होता है कि जैसे आपको जो बेसिक्स पता है, जैसे क्रिमिनल लॉ में बेसिक्स क्या है कि कोई भी क्राइम होने के लिए दो एलिमेंट का होना जरूरी है। मेंस रिया विच सेज no issues. Mens rea means criminal state of mind, means जो वो क्राइम करने जा रहा है उसका वो क्रिमिनल इंटेंशन है या नहीं। इसके साथ एक चीज और हो जाती है, वो है नॉलेज। नॉलेज, और यहां पे आपने देखा होगा ये वर्ड मैंने यूज किया रीजन टू बिलीव। इस पे हम लोग आएंगे। नॉलेज का बेसिकली मतलब है कि आप जो भी एक्ट करने जा रहे हैं क्या आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है या नहीं, तो वो देखते हैं। और फिर फाइनली एक्टस रियस मींस जो आपने क्राइम कर दिया, जो एक्ट किया फाइनली वो। तो जब ये दोनों चीज फुलफिल होती हैं तभी उस एक्ट को ऑफेंस कहा जाता है। ये बेसिक लॉ है, सबको पता है। और आज का टॉपिक है हमारा डिफेमेशन। सो हम लोग अब बेरेट के हिसाब से चलेंगे, बट बेरेट के हिसाब से चलने से पहले कुछ कुछ डेफिनेशंस इस सेक्शंस में आएंगी, उसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद आई स्टार्ट। और जब उन डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारे लिए डिफेमेशन जो सेक्शन 499 में लिखा हुआ है वो हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा। ओके, सबसे पहले जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, और जो जुडिशियरी एस्पिरेंट है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि दे शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द बेयर एक्ट, क्योंकि स्पेशली जब आप प्रीलिम्स दोगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे कि जिस सेक्शन 499 में कितने एक्सेप्शंस हैं 10, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए कि कितने एक्सेप्शंस होते हैं सेक्शन 499 में, या फिर दूसरी तरीके से कि सेक्शन 499 में 10 एक्सेप्शंस होते हैं और 4 एक्सप्लेनेशन हुए, ट्रू और फॉल्स असर्शन इस टाइप के आते हैं। और मेंस में जब आप आते हो तो देखो सबसे बड़ा फर्क क्या हो जाता है सेमेस्टर एग्जाम्स और जुडिशियरी मेंस में। सेमेस्टर एग्जाम्स में अगर 10 मार्क क्वेश्चन आया है तो उसका मतलब है आपको 10 पेज लिख के आने हैं, वरना 10 में से 10 नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मेंस का आंसर है तो मेंस में अगर 10 मार्क लिखा है तो आपकी एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट बताई होती है कि इतने वर्ड लिमिट में करना है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो वर्ड बेरेक्ट में यूज हुए हैं आप उस सबको अपने आंसर्स में डालिए। और उसको आंसर में डालने के लिए आप कब डाल पाएंगे, जब आपको उसका एक्चुअल मीनिंग पता होगा। ओके, नॉलेज बेसिकली आपको पता चल गया क्या है, आपको पता चल गया मेंस रिया क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा अब आईपीसी में जो अब भारतीय न्याय संहिता बन चुकी है उस पे आते हैं। सेक्शन 26 अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड लॉ कहता है रीजन टू बिलीव, मतलब अगर किसी इंसान को, ये वर्ड जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे उसमें भी आएगा कि when the police can arrest without a warrant, when the police officer has a reason to believe कि उसने वो क्राइम किया है, not knowledge। नॉलेज मैंने आपको भी बताया था, नॉलेज क्या है, जानकारी कि आप जो एक्ट करने जा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बट रीजन टू बिलीव क्या कहता है, रीजन टू बिलीव मींस इफ अ पर्सन हैज अ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग एंड नॉट अदरवाइज। इसका सिंपल अर्थ है, और इसलिए मैंने देखो ही के नीचे एक डैश मारा है
क्योंकि इस चीज को समझना जरूरी है कि डायरेक्ट के जो लैंग्वेज है वो कैसे यूज होते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको ये चीज डायरेक्ट प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी नहीं चाहिए। आपको कल के इंटरव्यू में उठा के पूछ दे रीजन टू बिलीव समझाइए, क्या होता है? तो और अगर आप डिक्शनरी लैंग्वेज यूज करके आगे कि रीजन टू बिलीव है कि मुझे ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो बस इंटरव्यू में आपके नंबर गए। बट अगर आप उन्हें समझाओगे रीजन टू बिलीव एज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी, इट मीन्स इफ अ पर्सन हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग एंड नॉट अदरवाइज, मतलब उसको लग रहा है कि हाँ यही है और इसके अलावा नहीं। बट यहां पे एक कैच है, यहां पे आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 क्या बोलता है, इफ ही हैज अ रीजन टू बिलीव एंड नॉट अदरवाइज। ओके, वहां पे ये कह रहा है, वहां पे ये भी तो लिख सकते हैं ना, इफ देयर इज भी तो हो सकता था, इफ देयर इज। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, इफ ही हैज अ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव एंड नॉट अदरवाइज, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं, वो अपनी जानकारी में। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, एक इंसान अपने एक दोस्त के घर पे गया, ए के घर पे, मैं अपने एक दोस्त के घर पे जाता हूं, ए के घर पे, वो कहता है यार एक आईफोन था चोरी हो गया। अब मैं दो, ठीक है, मुझे भी बुरा लगा कि यार बेचारे का आईफोन चोरी हो गया। फिर मैं अपने दूसरे दोस्त के घर पे जाता हूं और मुझे पता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और वो मुझे आईफोन 15 लेटेस्ट दिखा रहा है। अभी तक मेरे पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है, बट जब मैं उससे पूछता हूं अरे यार कितने में ली, कहां से ली, ऑनलाइन लिया या स्टोर में जाके लिया, अब वो उसका जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा या बातें घुमा रहा है। अब मेरे को रीजन टू बिलीव हो रहा है एंड नॉट अदरवाइज। तो यहां पे मतलब है, ये आपको समझ में आ गया, ये बेसिक है। अब इसमें जो कैच है वो मैं समझाऊंगा। इफ ही हैज अ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव एंड नॉट अदरवाइज, यहां पे ही क्यों लिखा है, देयर क्यों नहीं लिखा, अब इस पे आते हैं। ही का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर इंसान को पता है रीजन टू बिलीव है एंड नॉट अदरवाइज। अगर यहां पे देयर होता तो वहां पे क्या होता कि वहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ही इसलिए लिखा गया है, इसका मतलब है इस वर्ड को इसलिए लिखा गया है, यहां पे आप ऐसा समझिए, इस वर्ड को इसलिए लिखा गया है कि वहां पे सफिशिएंट कॉज है भी, और वो सफिशिएंट कॉज जो है उसको पता भी है। मींस आईफोन चोरी हुआ है, ये एक सफिशिएंट कॉज है, बट वो आईफोन चोरी के बारे में कि बी के घर पे आईफोन चोरी हुआ वो एक फैक्ट है, आईफोन चोरी बी ने किया, हो सकता है किसी ने बताया हो, वो एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब उसे पता चल गया उसका प्रॉपर बिल नहीं है, उसके पास वो कुछ बता नहीं पा रहा कि उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो 15,000 कमा रहा है महीने का और उसके पास 1.5 लाख का फोन है, उसके 1 साल की, लगभग 1 साल की उसकी कमाई हो गई, तो इसका मतलब है वो सारी इंफॉर्मेशन अब उसके पास है। तो इसीलिए यहां पे ही लिखा है और यहां पे देयर वर्ड यूज नहीं किया है। ये बस आपको एक एडवांस एक नॉलेज के लिए समझाया था कि कल होकर आपसे मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ दे जज साहब की वहां पे ही क्यों लिखा है, देयर भी तो हो सकता था। अब जैसे लॉ जो बनते हैं, बहुत सारे जो वर्ड हो जाते हैं, मे, कहीं पे शैल यूज होता है इसी चीज के लिए, तो इसीलिए आपका इन सारी चीजों पे भी कमांड होना जरूरी है। ये कमांड कैसे आएगा, जब आप डायरेक्ट को रेगुलरली रीड करेंगे। दूसरा डेफिनेशन आता है गुड फेथ। गुड फेथ डिक्शनरी लैंग्वेज क्या कहती है, ईमानदारी से, सच्ची नियत से। आईपीसी क्या कहता है, आईपीसी नेगेटिव डेफिनेशन लेता है। नथिंग इज कॉज्ड इन गुड फेथ इफ इट इज नॉट डन विथ प्रॉपर, ये दोनों वर्ड है, ड्यू केयर एंड प्रिकॉशंस। अगर इसमें के साथ अगर कोई काम नहीं किया गया है तो उसे गुड फेथ नहीं माना जाएगा। ये क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन है। मतलब आप अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप वो काम, अगर आप क्या बताना चाहते हैं कि गुड फेथ में है, तो आपको यह भी दिखाना होगा कि आपने वो काम करने से पहले वो काम प्रॉपर केयर और अटेंशन के साथ किया था। इसका एक लैंडमार्क जजमेंट आया था आर के सुंदरम, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में। सो मोटो कॉग्निजेंस होता है जब कोर्ट को लगता है कि कहीं पे राइट्स वायलेट हुए हैं और वो खुद से उसकी कॉग्निजेंस ले लेता है। कॉग्निजेंस का मतलब है अपने उस जुडिशियल व्यू उसमें अप्लाई करता है, वो खुद से उसको यूज करता है और उससे केस स्टार्ट अपना कर लेता है। अब आप इस पे ही रहिए।
ये चीज क्लियर हो गई, डेफिनेशन आर क्लियर। अब सेक्शन 499 जब आप ओके सेक्शन 499 डिफाइन करता है डिफेमेशन क्या है, और अब हम उस डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड क्या है सेक्शन 499 का, जब हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है वहां पे, whoever। ये वर्ड जब भी आप कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं तो याद रखिएगा, जहां पे ये वर्ड आ गया इट मींस दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इज जेंडर न्यूट्रल। मतलब वो ऑफेंस कोई भी कर सकता है, एक लड़का भी कर सकता है, एक लड़की भी कर सकती है। ओके जैसे आप सेक्शन 375 पढ़ेंगे रेप की डेफिनेशन, तो वहां पे पहला वर्ड क्या आ जाता है, अ मैन। मींस अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन क्रिमिनल लॉ सिर्फ एक आदमी रेप कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम डिफेमेशन पढ़ते हैं तो इट इज अ जेंडर न्यूट्रल क्राइम, हूएवर। अब क्या लिखा है, हूएवर ईदर बाय वर्ड्स। जब हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिफेमेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, लेबल एंड स्लैंडर। मतलब अगर आप किसी को डिफेम करते हैं, ठीक है, अपने वर्ड से, तो उसे स्लैंडर कहते हैं। या फिर आपने किसी के बारे में कोई बात लिख दी या पब्लिश हो गई, ठीक है, और उससे किसी इंसान का डिफेमेशन हुआ तो उसे हम कहेंगे लेबल। ओके ये दोनों चीज इसमें आएगा, whoever words written by sign language or by visible representation, okay, or intended to be read। मतलब इन तरीके से कोई भी इंसान इन तरीके से किसी को, अभी हम बेरेट पढ़ने का, I'll tell you another thing, बेरेट पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप जो बेरेट की जो लैंग्वेज है उसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे whoever से हमें समझ में आ गया जेंडर न्यूट्रल क्राइम है, किस तरीके से डिफेम किया जा सकता है, स्पोकन रिटन इन तरीके से डिफेम किया जा सकता है। ओके और फिर क्या कहता है, इन तरीके से कैसे डिफेम कर रहा है। अब यहां पे दो चीज आ जाती है, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन एक एक वर्ड को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे का आपका डेफिनेशन उतना हार्ड नहीं रहेगा। क्या कहा है, whoever by words written spoken or intended to be read by visible representation, बहुत सारे हैं उसमें। either अब makes और publish, ये दोनों तो एकदम सेम जैसे हो गए, ओके सेम जैसे हो गए, एकदम सिमिलर जैसे हो रहे हैं, लेकिन इसका अलग अर्थ है। मेक्स में कोर्ट ने यह समझाया है, मेक का मतलब है इन ए स्लैंडर फॉर्म, स्पोकन फॉर्म, मतलब कोई भी इंसान इन तरीके से कोई भी ऐसी बात बोलता है या फिर इट मेक इट नोन टू द पब्लिक, मतलब इस वर्ड को इसके ओरिजिनल सेंस में लिया जाता है। द जजमेंट्स विल बी शेयर्ड, ओरिजिनल फॉर्म में लिया जाता है, मतलब कि इफ समवन मेक्स इट नोन टू द पब्लिक तब डिफेमेशन माना जाएगा, या फिर उसके बारे में कोई भी चीज पब्लिश कर दे, मीम इस तरीके का बना दे, कोई ऐसा उसके बारे में कार्टून बना दे जिससे उसकी रेपुटेशन को हार्म हो रहा है, तब उसे माना जाएगा डिफेमेशन। ठीक है, अब उस डेफिनेशन में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अभी तक क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, अब उसमें क्या कहा है, मेक्स और पब्लिश, whoever makes or publish any imputation, imputation मतलब किसी पे लांछन लगाना या फिर कोई आप उसके लिए कोई, इफ यू आर प्रेसिंग सम चार्ज अगेंस्ट अ पर्सन, makes or publish, okay, makes or publish any imputation against a person with an intention to harm, तो उसे कहा जाएगा
कि वो डिफेमेशन है। अब इसमें 10 तरीके के एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस क्यों आते हैं? क्योंकि अब आपको एक पता होना चाहिए, आर्टिकल 19 क्या कहता है? यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और यहां पे आपको तो आजादी है बोलने की, और सेक्शन 499 तो बोल रहा है कि नहीं, अगर आप किसी के बारे में कुछ गलत बोलोगे तो आपको सजा हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी ये होता है कि ये समझना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। इट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और वो रेस्ट्रिक्शंस में आता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स यूज करिए, कोई आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता, बट आपके फंडामेंटल राइट्स में यूज करते टाइम आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, आप पब्लिक ऑर्डर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बना सकते, या फिर आप फॉरेन रिलेशन ऑफ द स्टेट नहीं खराब कर सकते, आप सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को हार नहीं कर सकते। इन दायरे में रह के आपके फंडामेंटल राइट्स को आप यूज करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? whoever makes or publish any imputation concerning any person with intending to harm, intention आ गया, और knowing, नॉलेज आ गया कि या तो आपके पास इंटेंशन है, इंटेंशन के साथ आपने वो वर्ड्स पब्लिश करे या मेक कर इस सामने वाले की रेपुटेशन हार्म हो रही है, या फिर आपको नॉलेज है कि आप जो करने जा रहे हैं उससे उसकी रेपुटेशन हार्म हो गई, और हैविंग, अब आगे जो मैंने आपको पढ़ाया था, स्टार्टिंग जो किया था, और हैव अ रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन इज सेट एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड। मतलब एक्सेप्ट जो एक्सेप्शंस हैं जो आगे जाके मेंशन किए जाएंगे, अगर उसमें वो फॉल नहीं करता है तो उसको माना जाएगा आपने किसी को डिफेम किया है। अब इसीलिए आर्टिकल 19 पे कहा था कि आपका फंडामेंटल राइट है, और ये उसके 490 है, उसके एकदम ऑपोजिट जा रहा है। तो इसका एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 2016 में, और ये कई बार आपके प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। The judgment was सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट 2016। उसमें यही कहा गया था कि सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट व्हिच आई विल डिस्कस नाउ। सेक्शन 499 एंड 500 डू नॉट वायलेट आर्टिकल 15 एंड राइट टू रेपुटेशन। याद रखिएगा, इंसान की रेपुटेशन भी उसकी फंडामेंटल राइट है, और उसको जजमेंट में इलेबोरेट भी किया गया था कि रेपुटेशन वो होती है जो सामने वाला कोई दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, उसको रेपुटेशन माना जाता है। ठीक है, आप अपने बारे में बता दो कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत अच्छा, मेरे से तो अच्छा कोई है ही नहीं, मैं कभी गुस्सा नहीं करता, मेरे में कोई गलत हैबिट नहीं है, कोई इंसान तो अपने बारे में यही कहेगा, बट सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, ये रेपुटेशन है। और वो रेपुटेशन इंसान का एक दैट राइट टू रेपुटेशन इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। मतलब अगर किसी इंसान की आप रेपुटेशन ही ले लोगे तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? इट विल बी व्हाट? इट विल बी अ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस की, मतलब वो इंसान जिंदा है। तो इट इज पार्ट ऑफ योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन 4 है उसमें, वो कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है, जब आप डायरेक्ट पढ़ते हो कहीं पे, एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है जब वो उस पर्टिकुलर लॉ को फर्दर एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है कि क्या जो एक इंसान मर चुका है, डिसीज पर्सन है, क्या उसको डिफेम किया जा सकता है? एग्जैक्टली किया जा सकता है। उसके इमेज में केस कौन कर सकता है? इंसान, उसके लीगल हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नियर रिलेटिव्स। अभी मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन 2 में, एक्सप्लेनेशन 2 में रुक रहा हूं। आई विल स्ट्रेट अवे मूव टू एक्सप्लेनेशन 3। ये ओके। एक्सप्लेनेशन 3, कोई भी बात सरकास्टिक या आयरॉनिकल वे में कही गई हो, इनडायरेक्ट वे में कही गई हो, वो भी डिफेमेशन में आता है। एक्सप्लेनेशन 4 इस चीज को फर्दर एलैबोरेट करता है कि डिफेमेशन क्या है। मतलब जब आप किसी इंसान के दूसरे इंसान के नजर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका मोरल कैरेक्टर को लो करते हो,
उसके इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर को लो करते हो और लोग फिर उस इंसान को डिस्गस्ट की नजर से देखते हैं, तब ये माना जाएगा कि इंसान को डिफेम किया गया है। ये चीज क्लियर होगी। लास्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आप मान लीजिए कोई आप कोई किताब पढ़ते, उसमें अब किताब के लिए मैं स्ट्रेट अवे क्यों मना करता हूं स्टार्टिंग में, देखिए क्या होता है, कोई भी इंसान, जैसे मैं भी हूं, मैं अगर कोई किताब लिख रहा हूं तो इंसान कभी भी न्यूट्रल नहीं हो पाता, उसका एक पर्सनल बायस कहीं ना कहीं दिखता है या फिर उसकी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी लॉ पढ़ना है तो बेस्ट तरीका होता है पहले डायरेक्ट पढ़िए, उसको समझिए कि लॉ एक्चुअली कहना क्या चाहता है। जब आप किताब पढ़ते हो तो उसमें क्या हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग एमपी जैन और आईपीसी की चलिए कर लीजिए केडी कौर, देन यू आर नॉट रीडिंग आईपीसी, यू आर रीडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आईपीसी बाय केडी कौर। तो आप केडी कौर के व्यूज पढ़ रहे हो, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब आप समझो, अगर आपको वही डायरेक्ट की डेफिनेशन पूरी अच्छे से आ जाए तो आप इसमें कितना बड़ा खुद ही 20 पेज ऐसे ही लिख दोगे, और वो भी प्रॉपर तरीके से कि वहां पे रीजन टू बिलीव में ही क्यों आया है, देयर क्यों नहीं आया। क्यों देयर मतलब क्या है, इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज अवेलेबल, ही किस लिए है कि दैट सफिशिएंट कॉज इज ट्रांसमिटेड टू यू, तब इसलिए वहां पे ही यूज हुआ है। अब आ जाता है एक्सप्लेनेशन 2। ये बेसिकली बात करता है कि क्या एक कंपनी को डिफेम किया जा सकता है, किया जा सकता है। उसके बाद आप पढ़ोगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल और एसोसिएशन ऑफ पीपल। ओके, आई लास्ट वन क्वेश्चन। मान लीजिए टीवी पे कोई इंसान कह रहा है यार ये एडवोकेट्स ना बड़े खराब होते हैं, बड़े जालिम होते हैं, तो क्या डिफेमेशन है? अभी पूरा बताया मैंने क्या डिफेमेशन है कि यार एडवोकेट जो बिरादरी है उससे घटिया कोई बिरादरी नहीं है, क्या ये डिफेमेशन है? अभी नहीं है चलो कोई बात नहीं, नहीं वाई नो, 1 मिनट को ही टाइम, हमें टाइम लिमिट में रहना है ना। नहीं क्यों? अच्छा ठीक है, अगर मैं बोल दूं अलकायदा वाले बड़े खराब लोग हैं, तब क्या डिफेमेशन है? अच्छा अलकायदा तो एक्चुअली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अच्छा नहीं चलिए मैं बोल दूं इंडियन पुलिस एग्जैक्टली भी नहीं है इससे, इंडियन पुलिस बड़ी बेकार है, तब क्या ये डिफेमेशन है? देखिए जो अभी तक आपने इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट को पूरा पढ़ना जरूरी है, एक्सप्लेनेशन तक, फिर प्रोवाइजो, आप कई जगह पढ़ेंगे प्रोवाइजो आ जाएगा। प्रोवाइजो का मतलब होता है ऊपर वाली बात सही है जब तक ये ना हो, एक्सेप्शन का मतलब है ऊपर वाली चीज सही है एक्सेप्ट इन दिस केस। अब जैसे हम रेप की डेफिनेशन पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, इसलिए कहते हैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी कोचिंग में भी देखा हुआ है, उनके मटेरियल में बड़ी भारी गलती होती है। ये अभी हमने सिर्फ 4 लाइन पढ़े हैं डिफेमेशन के, अभी इसके एक्सप्लेनेशन में जाना है हमें, ठीक है, वो 10 हैं और बड़ा छोटा सा डिफेमेशन, इसलिए एक्सप्लेनेशन इसलिए जल्दी खत्म भी हो गया। देखिए क्या होता है, मिर्जापुर एक सीरीज आई थी, जो मेन विलन था उसने एक प्रेग्नेंट औरत को गोली मार दी थी। सीजन 2 में जो मेन कैरेक्टर है एंटागोनिस्टिक है, या कह सकते हैं जो ग्रे कैरेक्टर है गुड्डू पंडित, ही सेड 2 मर्डर नहीं 3 हुए थे। तो क्या एक प्रेग्नेंट वुमेन को गोली मारना 1 मर्डर है या 2 मर्डर है? बताइए। बच्चे में तो जान है। हमारी फैमिली लॉ और सक्सेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, उस पेट में जो बच्चा है, राइट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड तो है कि जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसकी भी प्रॉपर्टी में राइट है, तो अनबॉर्न चाइल्ड है लेकिन उसकी राइट है, तो क्या प्रेग्नेंट वुमेन को मारना, एक सेकेंड में आंसर दीजिए जल्दी से, 1 मर्डर है 2 मर्डर है? जल्दी। 1 मर्डर है। कैसे है? अनबॉर्न है। देखिए जब आप आईपीसी की कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ेंगे, वहां पे क्लियरली लिखा है कि प्रेग्नेंट वुमेन
को अगर मार रहे हैं तो वो सिर्फ एक मर्डर है। लेकिन लोगों को लगता है अरे नहीं, प्रेग्नेंट होने का तो बच्चे के अंदर भी तो जान थी, बच्चा तो पेट में जिंदा था, तो वो 2 मर्डर हो गया। नहीं, आईपीसी की डेफिनेशन में वो सिर्फ एक मर्डर है। 2 मर्डर तब है कि जब बच्चे का बॉडी पार्ट थोड़ा सा भी अगर बाहर है तब उसको 2 माना जाएगा। हाँ, अगर वो, अब देखिए इसी तरीके से आप डिस्टिंग्विश करते हैं अलग अलग क्राइम को। अब मान लीजिए वो औरत है, मैंने उसको कुछ ऐसे केमिकल्स खिला दिए जिससे उसका पेट में ही बच्चा मर गया, तो क्या वो क्राइम नहीं है? फिर अब बताइए, क्योंकि वो क्राइम का मतलब बदल गया। वो क्राइम कौन सा हुआ? कॉजिंग मिसकैरेज। समझ गए? वहां पे क्राइम ही बदल गया। हालांकि वो अनबॉर्न है। एक सेक्शन ये कह रहा है कि वो नहीं मर सकता, लेकिन दूसरे सेक्शन में जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो मर सकता है। उसके भी रीजंस होते हैं। इसीलिए एसेंशियल है कि आप बेरेट के वर्ड्स को पढ़े, एक एक वर्ड को। अब यहां पे लिखा है कलेक्शन और एसोसिएशन ऑफ पीपल। इसका मतलब है कि मैं अगर सिर्फ बोलूं एडवोकेट्स खराब हैं, नहीं, वो डिफेमेशन नहीं है। मैं कहूं कि फलाना पॉलिटिशियन बड़ा ही घटिया आदमी है, उसने इतनी औरतों को छेड़ा है, ये है वो है, वो डिफेमेशन है तब जब मैं उसका नाम ले रहा हूं या फिर कुछ ऐसा हिंट कर रहा हूं जिससे लोगों को उसकी पोजीशन के बारे में पता चल रही है। ठीक है, वहां पे। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहूं पॉलिटिशियन बिरादरी तो दुनिया की सबसे घटिया बिरादरी है, नहीं। क्यों? वहां पे कोई चीज डिफाइन नहीं है। एक्सप्लेनेशन टू, फिर से ध्यान दीजिए, एक्सप्लेनेशन टू कहता है कंपनी कैन बी डिफेम्ड, कलेक्शन ऑफ पीपल कैन बी डिफेम्ड, एसोसिएशन ऑफ पीपल कैन बी डिफेम्ड, बट वो ये नहीं कह रहा है कि क्लास भी डिफेम की जा सकती है। वो क्लास को क्राइम नहीं बना रहा है। अब शब्दों का मतलब समझ में आ गया? अब जब आप इसको नैरो डाउन करेंगे और ये सारी चीजें 200-250 वर्ड्स में लिख देंगे, अपने मेंस के आंसर में आपको पूरे नंबर मिल रहा है। क्यों? कि वहां पे लॉ में जितनी भी चीजें हैं आपने सारी चीज बता दी, तो क्लास को बात नहीं हो रही है, और ये कलेक्शन ऑफ पीपल एंड एसोसिएशन ऑफ पीपल। उसके लिए एक जजमेंट है साहिब सिंह मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965 सुप्रीम कोर्ट। उसमें इस चीज को समझाया गया है कि कलेक्शन ऑफ पीपल एंड एसोसिएशन ऑफ पीपल का मतलब है कि वो चीज डेफिनेट होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है? स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली बार एसोसिएशन, साकेत बार एसोसिएशन, आप समझ में आया? साकेत बार एसोसिएशन और डिफाइंड होनी चाहिए और वो आइडेंटिफिएबल भी होनी चाहिए, मतलब आप उसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन। तो कलेक्शन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ पीपल कैसे हो गए? जैसे उसमें भी था, जैसे मान लीजिए प्रोसिक्यूशन और स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोसिक्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट मान लीजिए। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल हो गया, एसोसिएशन ऑफ या फिर एसोसिएशन पीपल हो गया, ये डिफेम हो सकता है। ठीक है, अब इसमें 50 मेंबर हैं, तो अब क्योंकि कलेक्शन ऑफ पीपल और एसोसिएशन ऑफ पीपल सब डिफेम हो सकते हैं, तो अब इसमें से या तो 50 के 50 केस कर सकते हैं, कोई भी एक आदमी आके उनके बिहाफ पे जाके केस कर सकता है। इसका हमने एग्जांपल कहां देखा है? राहुल गांधी वर्सेस पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी जजमेंट में। अब समझ में आ गया? क्लास हो क्यों? वहां पे वो प्रूफ कर पाया कि जो मेरी क्लास है वो डेफिनेट भी है और आइडेंटिफिएबल भी है, तो आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, अब समझ में आ गया? अब एक बार रिवाइज करें। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि हमने बहुत सारे इस चीज को देख लिए ना, अब हम एक एक चीज को पढ़ेंगे वापस से। ये चीज क्लियर हो गई? इसका मतलब है whoever मतलब कोई भी इंसान, either by words, either spoken or intended to be read or by sign or by visible representation, either make कर रहा है, लोगों को बता दे रहा है, या पब्लिश कर रहा है, कोई भी ऐसी इंप्यूटेशन
concerning any person with an intention to harm or with the knowledge to harm or has a reason to believe that such imputation will harm that person is defamation. ये चीज क्लियर होगी. एक्सप्लेनेशन 1 कहता है डिकीज पर्सन भी डिफेम हो सकता है. 2 कहता है कि कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी डिफेम हो सकते हैं. और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी कलेक्शन में से कोई भी एक इंसान, अगर वो एसोसिएशन ऑफ पीपल डेफिनेट है और आइडेंटिफिएबल है, तो कोई भी एक आदमी केस कर सकता है. कोई भी आप सरकास्टिक वे में या आयरॉनिकल वे में करते हैं तब डिफेम हो सकता है. चौथा बोलता है कि अगर कोई भी एक इंसान, आप किसी के बारे में ऐसे कोई भी ऐसा इंप्यूटेशन जो लोगों के बारे में, जो आपको लोगों की नजर में डिस्गस्ट भरी नजर से आपको एक सेकंड जस्ट मुझे बोलने दो, ठीक है, कोई बात नहीं. ये कहता है नो इंप्यूटेशन शैल हार्म अ रेपुटेशन. कोई भी ऐसी इंप्यूटेशन हार्म नहीं करेगी जब तक वो उस इंसान की रेपुटेशन लोगों की नजर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम कर दे, उसके रेपुटेशन हार्म करे, या उसका मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर लो हो जाए और लोग उसको डिसगस्ट की नजर से देखें, तब डिफेमेशन आता है. कितना टाइम हो गया अभी? रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए. नहीं, टाइम तो मुझे भी पता है. कितना रिकॉर्डिंग में टाइम कितना हो गया? अदरवाइज मैं एक्सप्लेनेशन 10 एक्सप्लेनेशन है, उसको भी मैं जल्दी जल्दी कवर कर लूंगा कि क्या क्या डिफेमेशन नहीं है, इसलिए कह रहा हूं. ये बार टाइम देख लीजिए कितना हो गया, कितने मिनट हो गया रिकॉर्डिंग में. 30 मिनट्स के हो गए. ओके, हाँ 30 मिनट्स हो ही गए. आप आ जाइए, बैठ जाइए. अब इसमें 10 एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि गुड फेथ तो अभी तक मैंने क्लियर नहीं किया ना. अब 10 ऐसे तरीके हैं जहां पे डिफेम नहीं किया जा सकता. वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि एक्सेप्शन 1 कहता है कि अगर आप कोई भी बात, जो कि एक्सेप्शन 1 में 2 चीजें हैं, अगर आप कोई भी बात गुड फेथ में, गुड फेथ की डेफिनेशन क्या थी कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं विद प्रॉपर ड्यू एंड केयर एंड विद गुड इंटेंशन, तो वो क्राइम नहीं है. अगर आप कोई भी ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि सच है और गुड फेथ से कह रहे हैं किसी के बारे में, ठीक है, तो वो डिफेमेशन नहीं है. एक्सेप्शन 2 कहता है कि अगर आप कोई, एक्सेप्शन 2 आई विल रीड इट फॉर यू, पब्लिक कंडक्ट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है, आप उसके कोई भी एक्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो डिफेमेशन नहीं. क्यों? बिकॉज दैट पब्लिक सर्वेंट इज आंसरेबल टू द पब्लिक. या उसका कोई लॉ बना रहे हैं, या कोई उसने रेगुलेशंस बनाए, या उसने कोई ऐसा स्टेप लिया जो आपको सही लगे या ना लगे, आप उसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो डिफेमेशन नहीं है. तीसरा थोड़ा सा ट्रिकी है. अगर आप कोई एक ऐसे कंडक्ट, ये बात करता है कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसका कंडक्ट ऐसा है जो कि पब्लिक क्वेश्चन को टच कर रहा है, तब वो डिफेमेशन नहीं है. इसके लिए इसका बेस्ट एग्जाम समझने का तरीका बताया है इसके इलस्ट्रेशंस में. वो ये कहता है कि मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर एक आप गुड फेथ में किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के लिए कैनवेसिंग कर रहे हैं कि आप इस इंसान को वोट दीजिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक पार्टी के लिए कैनवेसिंग कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है, इसको पर्टिकुलर एरिया में या तो एमपी, एमएलए, एमएलसी ये होना चाहिए, ठीक है, इन दैट केस वो डिफेमेशन नहीं. बिकॉज अगर आप एक को सपोर्ट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप दूसरे को पोस्ट कर रहे हैं कि अगर ये बहुत अच्छा है, ये सच बोलता है, ये ऐसे कोई काम नहीं कि आप उसको क्वेश्चन रेज कर सके. बिकॉज आई कैन नॉट गो इनटू डिटेल, बिकॉज आई यूजुअली अवॉइड इन द लेक्चर्स विच आर ईदर पॉलिटिकल इन नेचर और रिलीजियस इन नेचर, तो उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं, तो वो डिफेमेशन नहीं है. चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए, मीडिया के पास राइट होता है कि कोर्ट में जो भी हो रहा है उसको एज इट इज ट्रू पब्लिकेशन करना. मतलब कि कोर्ट में क्या हुआ, किसी भी एक केस में क्या हो रहा है, वो मीडिया लोगों को बता सकते हैं, वो उनका राइट है. बट उसमें क्या होता है कि वो डिफेमेशन नहीं है, बट मीडिया ये एक्सेप्शन सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, बिकॉज
उसमें इसको यूज करके मीडिया क्या करती है, अपने खुद के एनालिसिस करती है, खुद के पैरेलल कोर्ट्स रन करती है, और उसे हम लोग कहते हैं मीडिया ट्रायल। उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इनका मतलब क्या कहते हैं, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, की मीडिया का राइट है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर केस हुआ, क्रिमिनल केस है, चलिए मान लीजिए क्रिमिनल केस में ये केस है, आरोपी द अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, अक्यूज ने बेल अप्लाई किया होगा, या तो बेल रिजेक्ट हुई या बेल एक्सेप्ट हुई, यही होगा। बेल रिजेक्ट हुई, उसे रिमांड में यानी पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज देते हैं। मीडिया क्या करता है, उसका नाम हर एक जगह पब्लिश कर रहा है, उसके सारे पर्सनल डिटेल्स हर एक जगह पब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है कि लोगों के मन में ऑलरेडी वो क्रिमिनल बन गया। अब कल होके ट्रायल होगा 2 साल 3 साल बाद, वो कोर्ट से बरी हो गया। आरुषि तलवार केस इज अ प्राइम एग्जांपल, या फिर नेहा शर्मा केस जो डाउरी केस हुआ था, बहुत इट्स अ प्राइम एग्जांपल की एक्यूज ट्रायल चलने के बाद कोर्ट से उनको ऑनरेबल एक्विटल मिल गया कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, बट मीडिया ने उनकी रेपुटेशन खत्म कर दी मीडिया ट्रायल में। तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है, याद रखिएगा इस चीज को, मीडिया ट्रायल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मीडिया ट्रायल से क्या है कि जजेस के भी दिमाग में प्रेशर आ जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन 5 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई जजमेंट आया, तो अब जजमेंट आता है तो एक पार्टी के तो अगेंस्ट जाएगा ही। कोई भी एक जजमेंट आया, जैसे फॉर एग्जांपल सबरीमाला जजमेंट आया, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस जजमेंट को उन्होंने पसंद नहीं किया, बहुत सारे जजमेंट लोग थे जिन्होंने सबरीमाला जजमेंट को पसंद किया, ठीक है। सिमिलरली होमोसेक्सुअलिटी जजमेंट, बहुत सारे लोगों ने उस जजमेंट को सपोर्ट भी किया, बहुत सारे ने विरोध भी किया। अब इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी जजमेंट के बारे में रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि ये जजमेंट ठीक नहीं आया, इसमें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, दैट इज फाइन, दैट इज नॉट डिफेमेशन। बट अगर आप जुडिशरी की सैंक्टिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जज के कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अरे जज फलाना प्लेस से है, उस क्लास से बिलोंग करता है, या फिर उस पार्टी पॉलिटिशियन से इन्फ्लुएंस है इसलिए ऐसा जजमेंट किया, वो आप नहीं कर सकते। दैट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तब हो जाता है तब जब वहां पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वहां पे अपनी फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं, तब वहां पे आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में जो चीज दी गई है आप उसके वायलेशन में आ गए। एक्सेप्शन 6 मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए पब्लिक कोई भी चीज डिसाइड कर रही है तो वो डिफेमेशन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मूवी रिलीज हुई, लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, लोगों ने करने लगे अरे कैसी बेकार फिल्म थी, बिल्कुल बेकार थी। आपने कोई किताब लिखी, लोग ने कहा कि नहीं अच्छी किताब नहीं है, इसका कंटेंट अच्छा नहीं है, तो वो चीज डिफेमेशन नहीं है। वो क्यों उसकी मेरिट पब्लिक डिसाइड कर रही है, ठीक है। ये 6 एक्सेप्शन है। 7वां कहता है कि कोई भी इंसान जो एक लॉफुल अथॉरिटी पे है, वो अगर कोई सेंसर पास करता है, जैसे मान लीजिए सेंसर पास बाय अ पर्सन एंड ए लॉफुल अथॉरिटी। मान लीजिए कोई इंसान, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, सेंसर का मतलब हुआ रिमार्क पास करना। जज है, एक लॉफुल अथॉरिटी पे है, अब वो क्या कर रहा है, एविडेंस उसके सामने आए, उसने देखा कि यार ये एविडेंस प्रॉपर नहीं है, उसने प्रोसिक्यूशन को डांट लगा दी, या उसने विटनेस को फिर वार्निंग दी कि आपका ये तरीका सही नहीं है, आपने वहां पे ऐसे किया, आपका कंडक्ट यहाँ पे ये दिखा रहा है, या फिर उसने डिफेंस काउंसिल को कुछ ऐसी बात कही इन ए गुड फेथ। अगेन गुड फेथ की बात आती है तो वो डिफेमेशन नहीं है। वो ये थोड़ी कहेगा करे जज साहब ने मेरे को कोर्ट में मेरी धज्जियां उड़ा दी, अब मेरी रेपुटेशन ही खत्म हो गई। नहीं, ही इज एट लॉफुल अथॉरिटी, और अपनी अथॉरिटी में रह के अगर गुड फेथ में उसने कोई सेंसर पास किया है, दैट नॉट अ डिफेमेशन। अगेन सिमिलर टू दिस एक्सेप्शन नंबर 8, accusation prefer in a good faith to an authorized person। मतलब सिंपल का मतलब है अगर आप किसी भी इंसान को एक्यूज कर रहे हैं इन ए गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब क्या है, ईमानदारी से नहीं, आपने प्रॉपर ड्यू केयर और अटेंशन के साथ किसी को एक्यूज किया है टू एन ऑथराइज्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए मैं चेक बाउंस हुआ, मैंने फलाना आदमी पे केस किया कि इसने मेरे पे
मेरे पैसे रख लिए, मेरे पैसे नहीं दे रहा, ये चेक है, और मैं एक ऑथराइज्ड पर्सन के सामने जाके उसको एक्यूज कर रहा हूं, उस पर केस फाइल कर रहा हूं, तो वहां पे डिफेमेशन नहीं है। दूसरी पार्टी नहीं कहेगी कि अरे ये तो इसने तो केस फाइल कर दिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, नहीं। वो ऑथराइज्ड पर्सन के पास गया है, एक्यूजेशन लगा है ना गुड फेथ, देन इट इज नॉट अ डिफेमेशन। अब आपको समझ में आएगा कि गुड फेथ इन ए नेगेटिव सेंस में क्यों लिया गया, सेक्शन 52 5PC। आखिरी के दो बड़े आसान से हैं। आखिरी के 9th ये कहता है कि इंप्यूटेशन मेड इन अ गुड फेथ, इंप्यूटेशन 9th और 10th थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा लोगों को समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। वो ये कहता है imputation made by a person in a good faith to protect his interest, वो अपने इंटरेस्ट या लोगों के इंटरेस्ट के लिए अगर कोई भी गुड फेथ में इंप्यूटेशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक दुकान चला रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं, मैंने अपने सबऑर्डिनेट को बोल दिया कि उसके पुराने पैसे बकाया हैं। अब वो ईमानदार है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट उसके पुराने पैसे बकाया हैं, जब तक उसका हिसाब क्लियर नहीं हो जाता उसे कुछ मत पैसे देना, ठीक है। तो मैंने ये उस आदमी पे, जैसे मान लीजिए मैंने ए को बोला कि डी मेरे दुकान में आ रहा है, उसके पुराने पैसे बकाया हैं, तो जब तक डी अपने पुराना हिसाब नहीं कर देता उसे 1 रुपए मत देना, ठीक है। उसकी ईमानदारी को मुझे सब नहीं पता, उसने मेरे इसका हिसाब बाकी है, पहले हिसाब हुआ। तो मैंने किसी को वर्ड बोला, अब सारे क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, रीजन टू बी बिलीफ है। मैंने उसे बोला, क्यों बोल इंप्यूटेशन बोला, इन अ गुड फेथ प्रॉपर ड्यू एंड केयर के साथ कि मेरे इंटरेस्ट बच जाए, ठीक है। तो उस केस में वो डिफेमेशन नहीं है कि वो यहां पे मैं अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। और सिमिलरली यहां पे एक्सेप्शन 10 कहता है कि जब आप कोई कॉशन करते हो टू प्रोटेक्ट समवन एल्स इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट। 9th में मैं अपने इंटरेस्ट को बचा रहा था, ठीक है। 10th में मैं दूसरे इंसान के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कर रहा हूं कि विद अ गुड फेथ इंप्यूटेशन आई हैव मेड, कि जिस इंसान को, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि यार वो चीज मत कर लेना या उस कंपनी में मत लगा देना पैसे, मेरे ही पैसे डूब गए, उस कंपनी का पिछले 3 साल से शेयर, मान लीजिए शेयर का काम कर रहे हैं, उसमें 3 साल से उनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है, वहां पे पैसे अभी मत लगाना, जब आगे का देखेंगे। तो यहां पे मैं इंप्यूटेशन कर रहा हूं, इन्हें गुड फेथ कर रहा हूं, अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, मैं कॉशन कर रहा हूं, मैं आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूं। तो बस 2 मिनट। तो उस केस में माना यह जाएगा कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया, वो मेरा एक्सेप्शन 10 आ गया। 9 और 10 में ये अंतर है। तो पूरा क्लियर हो गया आपको? थैंक यू। ऑफ कर दीजिए।